नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त अभियान में राजौरी जिले के घने वन क्षेत्र में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। सेना ने कहा कि एक विश्वसनीय स्रोत से मिली विशेष जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में जंगल में एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस तलाशी अभियान के दौरान बंकर जैसे छोटे स्टोर को बरामद किया गया। इसमें AK-47 राइफल, AK-47 की 3 मैगजीन, 2 चीनी पिस्तौल मैगजीन, 5 UBGL ग्रेनेड इत्यादि शामिल हैं। साथ ही केनवुड का रेडियो सेट और 3 रेडियो सेट एंटीना भी बरामद किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि ये जो हथियार मिले हैं इनमें खास करके चीनी पिस्तौलें और उनकी मैगजीन शामिल है। यानी कि चीन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियारों को भी लगातार पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। अमेरिका और भारत ने F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा शुरू कर दी है और दोनों ही संबंधित सेनाओं ने जानकारी का आदान प्रदान किया है। F-15EX मल्टी रोल का एक नवीन और सबसे उन्नत संस्करण है और F-15 फैमिली का ये दिन और रात वाला संस्करण है। बोइंग के उपाध्यक्ष ने बताया कि दोनों सरकारों के बीच चर्चा हुई है और दोनों ही वायुसेनाओं ने F-15EX के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया है। अमेरिकी सरकार ने भारत को F-15EX की पेशकश करने के लिए लाइसेंस अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 18 बिलियन की लागत से 114 जेट प्राप्त करने के लिए RFI जारी की, जो कि हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य खरीद में से एक कही जा रही है। रुस्तम 1 जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस यानी कि मेल क्लास का अनमैन एरियल व्हीकल है। इसके बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि TD के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब CRPF और BSF ने आंतरिक सुरक्षा के लिए इनके इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है। रुस्तम 1 में 12 से 15 घंटे की योजनाबद्ध तरीके का एंड्योरेंस टाइम है, जो कि 75 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसकी अधिकतम सीमा 25,000 फीट है। BSF का मानना है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इसका इस्तेमाल करेगा। CRPF इसका इस्तेमाल निगरानी और नक्सल प्रभावित इलाकों में करेगा। आपको बता दें कि रुस्तम 1 भी एयर लॉन्च की गई T-आर्मर्ड मिसाइलों को ले जा सकता है, लेकिन BSF और CRPF को इनके अनआर्म्ड वेरिएंट्स चाहिए। भारतीय वायुसेना के लिए पुराने एयर इंडिया एयरबस A230 पर आधारित अवाक्स एयरक्राफ्ट का स्केल मॉडल एरो इंडिया 2021 में प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें 240 डिग्री का कवरेज प्रदान करने की क्षमता होगी। आपको बता दें कि इसके फ्यूजलेज पर एक्टिव एंटीना एरे यूनिट यानी कि AAAU लगाया जाएगा, जो कि 240 डिग्री की कवरेज प्रदान करेगा, जिस तरीके से ERJ 145 विमान पर आधारित नेत्रा 1.0 में देखा गया है। एयरबस A320 अवाक्स में नया आईसा रडार भी होगा, जो कि पुराने के कमर्शियल वेदर सर्विलांस रडार यानी कि WSR की जगह लेगा। आईसा रडार को इसकी नोज पर लगाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा कि अवाक्स विमान में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा जो 240 डिग्री कवरेज को 270 से 300 डिग्री तक कवरेज बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो मॉडिफाइड अवाक्स है वो 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करेगा। एयरबस A330 पर आधारित रैंडम के साथ अगली पीढ़ी के आईसा रडार के विकास के लिए अवाक्स इंडिया प्रोग्राम विकास में है, जो A320 नेत्रा 2.0 अवाक्स के बाद आएगा। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 2 स्वदेशी निर्मित नेत्रा और 3 इजरायली रूसी निर्मित फाल्कन के शुरुआती संस्करण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह HAL के तेजस हल्के लड़ाकू विमान की दूसरी उत्पादन श्रृंखला का उद्घाटन करने वाले हैं। HAL के अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है। इस आयोजन को एरो इंडिया 2021 की शुरुआत के एक दिन पहले किया जाएगा। देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का आयोजन बुधवार से वायुसेना स्टेशन यलहंका में किया जाएगा। HAL ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन किया है, जो एरो इंडिया 2021 में कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि CATS हंटर को प्रदर्शित कर रही है। कार्ट्स हंटर एक एयर लॉन्च लो ऑब्जर्वर हाई प्रिसीजन स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है। सूत्रों के अनुसार कैट हंटर का इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों और नौसैन्य लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है, जिसमें 250 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड की सुविधा होगी। कार्ट्स हंटर में 200 प्लस किलोमीटर की रेंज होगी, जो एक नई पीढ़ी के नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, टेरन रिलेटिव नेविगेशन, इमेज बेस्ड नेविगेशन, ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन से लैस होगी और एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से भी लैस होगी। 600 किलोग्राम की कैट हंटर एक टर्बोजेट इंजन के द्वारा संचालित की जाएगी, जिसे तेजस MK-1A, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू के बेड़े में लगाया जाएगा और उसके बाद इसे LCA MK2, TEDBF और AMCA में भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर कीजिएगा।
ऐसा पहली बार होने वाला है जब भारतीय निजी संस्था एक फुल मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट को बनाएगी, जिसे कि अब तक HAL बनाता आ रहा है। आपको बता दें कि पहली बार टाटा समूह भारत में एक सैन्य विमान का विकास और निर्माण करेगा, जिसके पास जर्मन मूल प्लेटफॉर्म के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार प्राप्त होगा। सूत्रों के अनुसार इस पे स्वदेशी सेंसर और पेलोड को एक खुफिया परिसंपत्ति में बदलने के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा। हाई एल्टीट्यूड ट्विन इंजन वाला विमान सिंगल इंटेलिजेंस से लेकर सीमा पार निगरानी तक कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है, जो कि वर्तमान में जर्मनी में परीक्षण के अंतिम चरण में है और अगले 3 महीने में भारत आने की संभावना है। टाटा एडवांस सिस्टम अगले हफ्ते बेंगलुरु के एयर इंडिया में विमान की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। हालांकि कंपनी ने डिजाइन का विवरण साझा नहीं किया है, लेकिन विमान जर्मनी के J180 SPN पर आधारित होने की संभावना है, जो कि एक जर्मन निर्मित जेट है, जो कि बजटीय बाधाओं के कारण उत्पादन के स्तर पर नहीं पहुंच पाया। TSL को अभी तक भारत में विमान के लिए कोई पुख्ता आदेश नहीं मिला है। कंपनी के अनुसार जो विमान विकसित किया जा रहा है वो 45,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई के साथ 41,000 फीट की उड़ान भरने के लिए बनाया गया है और इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही यानी कि ISR के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस लो विंग ट्विन इंजन कंपोजिट एयरक्राफ्ट में 1800 नॉटिकल मील की रेंज और 1000 किलोग्राम से अधिक के पेलोड ले जाने की क्षमता है और साथ ही 6 से 7 घंटे का इंड्योरेंस टाइम होगा। 1 फरवरी के बजट में अंतरिक्ष विभाग को 13,939 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 8,228 करोड़ रुपए पूंजी व्यय के लिए चिन्हित किए गए हैं। अंतरिक्ष विभाग के तहत नवगठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट भाषण के दौरान कहा कि अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाला PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV C51 का प्रक्षेपण करेगा, जो ब्राजील के एमेजोनिया उपग्रह को और कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अंतरिक्ष विभाग को 2021-2022 के बजट में 13,939 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि ये आवंटन 2019-2020 के आवंटन के करीब 900 करोड़ रुपए ज्यादा है और वित्त वर्ष 2020-2021 के आवंटन से करीबन 4,439 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले साल अंतरिक्ष विभाग को 13,469 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था। केंद्रीय बजट ने देश के सशस्त्र बलों के लिए पिछले साल की तुलना में नए हथियार खरीदने और पिछले 15 सालों में सबसे अधिक 19% अधिक आवंटन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें नया सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय बजट शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। पिछले साल रक्षा बजट में रक्षा बलों को सशस्त्र बलों के लिए खर्चे के लिए पूंजीगत बजट के तहत 20,776 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि दी गई थी। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।